जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग CHSL मॉडल टेस्ट पेपर 6 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 मॉडल टेस्ट पेपर सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 6 को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल फ्री SSC इंग्लिश प्रैक्टिस के नाम से जो बना हुआ है उस पर मैंने अपलोड कर लिया हुआ था, उस पर अपलोड किया हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आपने वहाँ से डाउनलोड किया होगा, सॉल्व किया होगा और अपने से ज़्यादा कोशिश की होगी। देखिए, कोशिश पहले आपको खुद करनी है और कोशिश करने के बाद से जो क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट्स होते हैं ना, उन क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना है। हालांकि मैं शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ों को सॉल्व करूँगा, लेकिन आप लोगों को जिसमें डाउट है अपना समय बचाने के लिए सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर एक पार्ट का एक क्विक रिव्यू देता हूं। जैसे मान लो कि सिर्फ आपको स्पॉटिंग एरर देखना है तो आप देख लें कि स्पॉटिंग एरर कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक डिस्कस किया गया है। आपको जैसे मान लो कि फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस देखना है, या सिर्फ आपको वोकैबुलरी में दिक्कत हो रही है, तो मैंने हर एक चीज़ का एक क्विक रिव्यू दिया हुआ है कि आप उतने टाइम पीरियड का अपना समय बचाने के लिए सिर्फ उतनी चीज़ को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई एम बट अ हम्बल सीकर आफ्टर ट्रूथ एंड बेंट अपॉन फाइंडिंग इट। एक यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है बेंट अपॉन। बेंट अपॉन का मतलब होता है डिटरमिन्ड टू डू समथिंग। डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाने की जिद, डिटरमिन्ड। ठीक है। बेंट ऑन का भी यूज करते हैं समटाइम। तो बेंट ऑन और बेंट अपॉन से वहां पे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे वो वर्ड सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? देखिए, अगर यहाँ पे हम मान लें आई एम हम्बल सीकर। हम्बल सीकर क्या होता है? सीकर का मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा। ठीक है। और वो तब वो हम्बल सीकर हो गया, कह रहा है कि आफ्टर ट्रुथ एंड बेंट अपॉन फाइंडिंग इट, और उसके तलाश में जुट गया, पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो गया कि इसको मुझे पाना है। अब नाउ यहाँ पे देख रहा है ना कि यहाँ पे ये जो मेन वर्ब हमने यूज किया हुआ है, मेन वर्ब के बाद से ये बट जो है ना, ये कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। लेकिन कंजंक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, यहाँ पे कंजंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी कि अगर हम मान लें कि एक सेंटेंस ये है आई एम हम्बल सीकर आफ्टर ट्रुथ, और फिर उसके बाद से इस कंजंक्शन से जोड़ दें एंड बेंट अपॉन फाइंडिंग इट। बेंट अपॉन का जो सब्जेक्ट है यही है, आई बेंट अपॉन फाइंडिंग इट। राइट, तो सिर्फ इसी कंजंक्शन को आप सही मानिए। इस कंजंक्शन को अगर आप हटा दें, यहाँ से सेंस सही नहीं आ रहा है, सेंसलेस हो जा रहा है सेंटेंस, तो यहाँ से इस बट को हटा दें तो इस सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा हुआ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सचेंज द गुड्स वंस द सेल हैज बीन कंप्लीटेड। यानी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक बार जो सामान मैंने बेच दिया या सेल कंप्लीट हो गई तो दोबारा उसको एक्सचेंज करने की। ठीक है। द सेल हैज बीन कंप्लीटेड। तो अगर यहां पे देखें सेंटेंस को, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? टू एक्सचेंज द गुड, गुड को एक्सचेंज करना। कब ये गुड को एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है? कह रहा है वंस द सेल हैज बीन कंप्लीटेड। अब यहां पे चाहे वंस लगाइए, चाहे वंस का यहां पे मतलब है आफ्टर द सेल हैज बीन कंप्लीटेड, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। तो इसमें नो एरर पर टिक लगा दीजिए क्योंकि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि सही जगह पे निशान लगाया होगा। अब आपका क्वेश्चन बढ़ भी रहे होंगे धीरे धीरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इनमें 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे फिल करना है। 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, तो किसी एक जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो उनमें से एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि सही मीनिंग यूज होने लगे। ठीक है ना, सही सेंस दे ये सेंटेंस। लिखा हुआ है यू कैन नॉट डिवाइज अ मेथड विच डैश ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। डिवाइस का यहाँ पे मतलब क्या है? डिवाइस का मतलब है टू इन्वेंट अ न्यू मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। डिवाइस, टू इन्वेंट न्यू मेथड। ठीक है, किसी नए मेथड को इन्वेंट करना। तो यहां पे कब तक आप डिवाइस नहीं कर सकते न्यू मेथड को? विच डैश ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर नहीं होंगी, अगर आप उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो कोई नई चीज इन्वेंट नहीं हो पाएगी। यानी कि आपको गलतियां करना पड़ेगा। गलतियां होती हैं तो नई मेथड इन्वेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें? इग्नोर वर्ड यूज करें, अवॉइड यूज करें, एक्सक्लूड करें या इंक्लूड करें। ठीक है, तो बेस्ट क्या लग रहा है? विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर।
या विच एक्सक्लूड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे सारे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को तो हम नए मेथड को डिवाइस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इंक्लूड करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को तो हम मेथड को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम मेथड को, नए मेथड को डिवाइस कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान समझिए, यू कैन नॉट डिवाइस अ मेथड, आप किसी नए मेथड को डिवाइस नहीं कर सकते, इन्वेंट नहीं कर सकते, विच डैश ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, विच इग्नोर, विच अवॉइड्स, विच एक्सक्लूड या विच इंक्लूड्स। तो अगर आप देखें कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को अगर एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब होता है नॉट इंक्लूड से, मतलब किसी चीज को शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल हटा दे रहे हैं, लीव आउट। तो अगर हम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दें, ठीक है ना, तो ये आप किसी नए मेथड को डिवाइस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर चीजें इंक्लूड होंगी, गलतियां होंगी, तो आप नए मेथड को इजाद कर सकते हैं, नए मेथड को इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई नए एक्सक्लूड कर देते हैं सारे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को, तो आप किसी नए मेथड को इन्वेंट नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। ठीक है, एक्सक्लूड इंक्लूड समझ में आ गया। इंक्लूड का मतलब किसी चीज को शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब लीव आउट, शामिल ना करना, नॉट इंक्लूड से मतलब है। अब यहाँ पे दो वर्ड को देखिए, इग्नोर और अवॉइड का मतलब क्या होता है? इग्नोर का मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप चाय टी स्टॉल पे खड़े हुए हों और आपका दोस्त बगल से गुजर रहा हो, तो अब वो बगल से जब गुजर रहा होता है तो एक बार तो नजरें तो जाती है जरूर वहां पे, लेकिन आप ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि मैंने देखा नहीं है, हालांकि वो भी समझने वाला समझ जाता है कि उसने मुझे इग्नोर किया, नॉट अवॉइड, ध्यान रखिएगा, अवॉइड नहीं, वहां पे इग्नोर आप कर देते हैं अपने दोस्त को। राइट, अवॉइड करने का मतलब क्या है? अवॉइड का मतलब कोई चीज जो आपकी बहुत ही फेवरेट हो और आपके सामने है, खाने का मन कर रहा है, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने आपको मना किया है और आप उसको नहीं खा रहे हैं, उसको अवॉइड करना कहते हैं। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इग्नोर का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, टू पे नो अटेंशन टू समबडी या समथिंग, मतलब अटेंशन बिल्कुल ना देना किसी चीज को या किसी व्यक्ति को। यहां पे लिखा हुआ है टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग और टू ट्राई नॉट टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को करने की कोशिश ही ना करना या होने ना देना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अवॉइड करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक से ही क्वेश्चन है। इसमें आपको इन 4 ऑप्शंस में से अगेन एक बार देखना है। सही आंसर आप आई होप कि लगा चुके होंगे सही जगह पे निशान, लेकिन नहीं जानते हैं तो इन सारे ऑप्शंस को भी देखिए और देखिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा हुआ सेंटेंस, द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन डैश एंड कॉल्ड हिम अ विलन। नाउ अब देखिए कितना आसान से ये क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पे निगेटिविटी ला देता है ये विलन वर्ड, और जब ये निगेटिव वर्ड है विलन, तो इसका मतलब इनमें से जो वर्ड आएगा ना वो भी निगेटिव ही आएगा। स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन डैश, किस तरीके से स्पेनिश को रिगार्ड करते हैं, एंड कॉल्ड हिम अ विलन, और उसे विलन बुलाते हैं। ठीक है ना, कॉल्ड हिम विलन, विलन कहते हैं या विलन बुलाते हैं, कॉल्ड हिम अ विलन। तो उसे किस तरीके से रिगार्ड करते हैं स्पेनिश? स्पेनिश का मतलब स्पेन के रहने वाले लोग। द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर बोलते हैं। इम्पोस्टर का मतलब होता है हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, जो बहाने बनाता है किसी और दूसरों की तरह दिखने का या होने का, लेकिन वास्तविकता उसकी नहीं होती वो। ठीक है, इम्पोस्टर उसको बोलते हैं। ढोंगी जानते हैं, ढोंगी बोलते हैं इम्पोस्टर। अपोसल क्या होता है? अपोसल तो ये प्यारा वर्ड है, ईश्वर दूत को बोलते हैं अपोसल। इन्फॉर्मर, जो किसी का इन्फॉर्मर होता है, संदेश वाहक होता है, संदेश पहुंचाने वाला होता है इन्फॉर्मर। आर्कर क्या होते हैं? आर्चरी इसी से बना हुआ है, आर्कर तीरंदाजी, और जो तीर धनुष जो चलाने वाले जो लोग होते हैं ना उनको आर्कर बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्कर इन्फॉर्मर से तो कोई लेना देना नहीं है, अपोसल से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बचा वर्ड क्या? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर जो होता है ढोंगी, ढोंगी का मतलब वो वैसा है नहीं लेकिन अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ट्राइंग टू बी यानी प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, तो इसका मतलब ये सही वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अब इम्पोस्टर वर्ड एक बार लगा के सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करिए, क्या ये सही सेंटेंस आ रहा है? द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर
उसे इम्पोस्टर की तरह रिगार्ड करते हैं, एंड कॉल्ड हिम अ विलन, और विलन बुलाते हैं उसे, ठीक है, कॉल्ड हिम अ विलन, सॉरी बुलाते थे, पास्ट में सेंटेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जो वर्ड फिल होगा वो इम्पोस्टर होगा, ठीक है। तो जिसने इस पे निशान लगाया होगा सही किया है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। सिनोनिम्स जिसमें आपको सिमिलर वर्ड बताने होते हैं, यानी कि ये मेन वर्ड है आपका ऑपुलेंट। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपसे इससे मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए एसएससी क्या चाहती है आपसे, एसएससी ये चाहती है कि आप इस वर्ड की मीनिंग तो जानते ही जानते हो, लेकिन इन चारों की भी मीनिंग आप जानते हो, ठीक। ऑपुलेंट किसके लिए यूज करते हैं? ऑपुलेंट यूज करते हैं एक्सट्रीमली रिच लोगों के लिए यूज करते हैं, वेल्दी पीपल के लिए यूज करते हैं। तो बिल्कुल आसान है, ऑपुलेंट यूज कर सकते हैं वेल्दी पीपल के लिए, ठीक है। ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी आप जानते हैं, लालची, ठीक है। ऑपुलेंट को एक तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सट्रीमली रिच तो होता ही है, लेकिन यूज कर सकते हैं मेड और डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव मटेरियल, यानी कोई चीज बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल से बनी हुई है, या किसी चीज का डेकोरेशन जो किया गया है बहुत ही एक्सपेंसिव चीजों से डेकोरेट किया गया है, तो उसके लिए भी, यानी कि किसी चीज को बनाने में अगर बहुत पैसे खर्च किए गए हैं तो उसके लिए भी ऑपुलेंट यूज करते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ऑपुलेंट के ये दोनों आप मीनिंग याद रखिएगा। अब ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ये तो जानते ही आप। हंगरी भी जानते हैं, भूख के लिए यूज करते हैं, हंगरी, आई एम हंगरी, सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। हैवी, हैवी का मतलब कोई चीज बहुत ही भारी है उसके लिए यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वेल्दी। मुझे उम्मीद है सही जगह पे आपने निशान लगाया होगा। नाउ प्रिडिलेक्शन क्या होता है? प्रिडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा झुकाव होना, यानी जिस चीज को आप जब चाहते हैं, प्रिडिलेक्शन फॉर समथिंग, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, प्रिडिलेक्शन फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रिडिलेक्शन का होना, बहुत ज्यादा झुकाव का होना। तो इसका अब 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, रिपल्शन दिया हुआ है, हैस्टिनेस दिया हुआ है, प्रिफरेंस दिया हुआ है, हेजिटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे करीबी जो आंसर होगा वो होगा प्रिफरेंस। रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, मतलब कि एक बहुत ज्यादा ये फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग किस चीज का? लाइक ना करने का, नॉट लाइकिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग। तो अगर किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसे प्रतिकर्षण है, दूरी है आपकी। नॉट लाइकिंग समथिंग दैट यू फाइंड एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, राइट। यहां पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिपल्शन का एक्सप्लेनेशन। हेस्टिनेस क्या होता है? हेस्टिनेस हेस्ट से बना हुआ है, हेस्टिनेस। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, और जल्दी तब करते हैं जब, जल्दी करने का मतलब, इसका मतलब लेट हो गया है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अ डिले तो हो ही चुका है, किस लिए डिले हुआ है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड आपका सर्टेन नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड और फियर, डर के वजह से भी आप क्या होता है, आपके मन में होता है कि एक हैस्टीनेस होती है कि क्या करें क्या ना करें। तो हैस्टीनेस वर्ड के एक्सप्लेनेशन है। हैस्टीनेस आप समझ गए, हैस्टीनेस की हिंदी भी समझ गए, जल्दी करने से। एक है हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच करने से, हिचकिचाहट। तो हेजिटेशन यहाँ पे होगा नहीं, हेस्टिनेस नहीं होगा और रिपल्शन नहीं होगा। सही सेंस जो होगा, सही जो ऑप्शन होगा आपका प्रीफरेंस होगा। तो प्रीफरेंस पे आपने टिक कर दिया होगा, ठीक है। ऑलराइट, इन क्वेश्चन को देखिए, इनका एंटोनिम्स बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है एंटोनिम्स से रिलेटेड है। एंटोनिम्स आपको बताना है, ठीक है ना। रिलीजियस ये मेन वर्ड है, 4 वर्ड ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चुनना है कि रिलीजियस का सही एंटोनिम्स कौन सा होगा। रिलीजियस एक एडजेक्टिव है, रिलीजियस, रिलीजन एक नाउन है और रिलीजियस वर्ड एडजेक्टिव है, और ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं ना ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो अब इनमें से किसी एक वर्ड को चुनना है। तो रिलीजियस क्या होते हैं? रिलीजियस का मतलब होता है, अगर मैं रिलीजियस हूँ तो इसका मतलब मैं किसी एक धर्म विशेष को मानता हूँ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को चुनिए जो किसी धर्म विशेष को नहीं मानता। तो इसके लिए वर्ड यहाँ पे दिख रहा है सेकुलर। इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई एक विशेष कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ठीक है, हर तरीके के लोग हैं। अथिस्टिक क्या होता है? अथिस्टिक पीपल किनको बोलते हैं? अथीस्ट से बना हुआ ये वर्ड है, अथीस्ट। अथीस्ट कौन से लोग होते हैं? जो किसी भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनको अथीस्ट बोलते हैं।
और थीस्ट कैसे लोग होते हैं? थीस्ट ऐसे लोग होते हैं जो किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है। अथीस्ट, जहाँ पे आ जाता है ना प्रीफिक्स के रूप में, तो वो निगेट कर देता है मीनिंग को। तो अथीस्टिक पीपल ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जो किसी भगवान पे विश्वास नहीं करते। इमोरल, ये मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक, इमोरल का मतलब अनैतिक, जिसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती, इमोरल टाइप के लोग होते हैं। सिंफुल क्या होता है? सिंफुल बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए जो पापी टाइप के होते हैं, ठीक है ना। सिंफुल, ध्यान रखिएगा, सिन से बना हुआ वर्ड है। सिन पाप नाउन है और सिंफुल एडजेक्टिव वर्ड है। ये वर्ड बहुत पूछा था, अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे एमटीएस वगैरह क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ड पूछे जाते हैं। हालांकि CHSL है 10+2 लेवल में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं बहुत आसान से, कुछ आसान भी है, कुछ थोड़े से टफ भी हैं। लेकिन इस पेपर में मैंने वोकैबुलरी को अभी तक कोई ऐसा टफ नहीं देखा। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 वर्ड बहुत ही सिमिलर हैं, जैसे अवॉइड था और एक वर्ड अवॉइड था और दूसरा प्रिवेंट था, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको अंतर बता दिया। तो इस तरीके के जो भी वर्ड आएंगे उसमें मैं आपको अंतर बताते जाऊंगा। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। अब इसमें फ्रेंड, दुश्मन कोई वर्ड होगा जिसकी मीनिंग होगी, तो यहाँ पे फो का मतलब होता है दुश्मन। इन सारे वर्ड की मीनिंग आप जान लेते हैं। राइवल और देखिए कॉम्पिटिटर क्या होते हैं? राइवल जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अ पर्सन और थिंग दैट इज कंपीटिंग विथ यू। राइवल उनके लिए वर्ड यूज करेंगे, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो आपसे कंपीट कर रही है, ठीक है ना। तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे राइवल, वो आपका राइवल है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है। कॉम्पिटिटर कौन होगा? कॉम्पिटिटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो सकता है जिनका आपसे नहीं, उन दोनों में या दूसरे लोगों से कंपटीशन होता है, उनके लिए कॉम्पिटिटर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं, तो कॉम्पिटिटर का मतलब मैं बोल सकता हूं कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है। लेकिन कॉम्पिटिटर अगर मैं बोलूंगा तो इसका मतलब आपका किसी और के साथ मतलब आप कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर होंगे। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है? पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंपीटिंग अगेंस्ट अदर्स, जो दूसरों के साथ क्या कर रहा है? कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो राइवल और कॉम्पिटिटर में अंतर समझ गए आप। एक्वेंटेंस क्या होता है? एक्वेंटेंस क्या होता है? जैसे बोलते हैं नॉडिंग एक्वेंटेंस। नॉडिंग एक्वेंटेंस का मतलब जिसको आप जानते हैं लेकिन बहुत ही आपका क्लोज वो नहीं है, ठीक है ना। नॉडिंग एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान है बस। क्लियर हो गई? समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे स्पेलिंग चेक से हैं। तो इसमें हमें जो गलत स्पेलिंग है, यानी कि जिन वर्ड के स्पेलिंग जो गलत है उन पे आपको निशान लगाना है कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्टर, जानते होंगे इस वर्ड का मीनिंग। इंस्टॉल, इंट्यूशन और इन्फेंट्री, इनमें जो जानने वाला जो वर्ड है ना, जिसको आपको जानना चाहिए, यहाँ पे वर्ड है इंट्यूशन। हालांकि इसके स्पेलिंग भी गलत है। इंट्यूशन में जो होता है TUI होता है, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है इसके बारे में ध्यान लीजिए। इंट्यूशन का मतलब होता है द फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स यू बिलीव और नो दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन वाई। समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। इंट्यूशन एक फीलिंग है या अंडरस्टैंडिंग, समझ है, जो करता क्या है? दैट मेक्स यू बिलीव, जो आपको ये विश्वास दिलाता है, और नो दैट समथिंग इज ट्रू, जो विश्वास दिलाता है कि ये सही है। मतलब ये अंतर्ज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंतर्बोध बोल सकते हैं। समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन वाई, मतलब बिना उसको एक्सप्लेन किए हुए, क्या, क्यों, कैसे एक्सप्लेन किए हुए, आप उसको बस समझ जाते हैं कि ये चीज़ सही है, विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन वाई, ठीक है। तो किसी चीज़ की समझ है या फीलिंग्स है जो आपको ये विश्वास दिलाती है कोई चीज़ सही है बिना किसी क्वेश्चन के। तो यहाँ पे इंट्यूशन वर्ड, तो सही स्पेलिंग जान रखिएगा। इंट्यूशन में TUI होता है, TUTION नहीं होता। इसमें देखिए सही स्पेलिंग कौन सा है, सॉरी गलत स्पेलिंग कौन सा है? लोत्सम। यहाँ पे देखेंगे LOATHESOM। लोत्सम में ये ए नहीं होता। लोत्सम क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट के लिए यूज़ करते हैं लोत्सम, जिसको बोलते हैं हिंदी में घृणास्पद, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, घृणा होती है किसी चीज़ को देख के, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लोत्सम, ठीक है। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली
अनप्लेजेंट। लोथसम स्किन डिजीज वर्ड यूज करते हैं आप, तो इससे भी याद कर सकते हैं, लोथसम स्किन डिजीज, यानी स्किन डिजीज ऐसा कि जो देख के ही बहुत ज़्यादा घिन आती हो, लोथसम स्किन डिजीज। लॉगरिथम, इसके स्पेलिंग सही है, लिमरिक और लेजिटिमेसी। लिमरिक क्या होता है इसको भी जान लीजिए। ये एक ह्यूमरस पोएम होता है जिसमें होता क्या 5 स्टैंजाज होती हैं, जिसमें 2 ऊपर के जो सबसे बड़े बड़े स्टैंजाज होते हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, उसके बाद जो 2 होती हैं ना वो इससे छोटी होती हैं, और लास्ट में जो होती है वो बड़ी स्टैंजा होती है जो इन सबको सपोर्ट करती है। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लिमरिक। ठीक है, तो इन सारे वर्ड को जानिए, लिमरिक जानिए, लोथसम जानिए और इंट्यूशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस से है, इडियम्स फ्रेज से है। इसमें ये जो दिया हुआ है इडियम, इसमें 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, सही आंसर्स इसमें से सेलेक्ट करना है, यानी कि इसका जब आंसर जानते रहेंगे और इनको भी समझते रहेंगे तो सही आंसर आप दे सकते हैं। और डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? डार्क हॉर्स के लिए हिंदी यूज़ करते हैं छुपा रुस्तम। अब छुपा रुस्तम किसको बोलते हैं? छुपा रुस्तम का मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में या उस कॉम्पिटिटर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन और उसके जीतने की संभावना भी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली विन करता है, जीतता है, यानी कि जिसकी संभावना नहीं रहती और जो जीत जाता है, कहते हैं अरे यार बहुत छुपा रुस्तम निकला। ठीक है, आप ऐसे भी देखते रहते हैं, आपके बीच से ही कोई स्टूडेंट होता है बहुत ज़्यादा घूमते हुए तो ज़्यादा पाया जाता है लेकिन टॉप करता है, कहते हैं यार बहुत छुपा रुस्तम निकला, डार्क हॉर्स निकला। तो डार्क हॉर्स का मतलब अंधेरा घोड़ा नहीं बोलते, डार्क हॉर्स का मतलब एन अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर। ठीक है, अनफॉर्सीन का मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर। अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर का मतलब मैंने अभी समझाया कि उस कॉम्पिटिटर, मतलब जो कॉम्पिटिटर है वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि वो जीतेगा, लेकिन अचानक वो वही जीतता है। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर। ब्लैक हॉर्स यूज नहीं करेंगे। नाइटमेयर, नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर होता है जो रात का बुरा सपना होता है, उसके लिए यूज करते हैं नाइटमेयर। एंड अननोन पर्सन, अननोन पर्सन भी यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि आप यहाँ पे भटक जाएं। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, लिखा हुआ कैंडिडेट और कॉम्पिटिटर अबाउट हुम लिटिल इज नोन, बहुत कम जानकारी होती है, बट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सीड्स, जो अनएक्सपेक्टेडली क्या करता है, जीतता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डार्क हॉर्स। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। ऑलराइट, इस इडियम के आंसर्स बताने आपको, इडियम को समझिए। लिखा हुआ हैव द लास्ट ब्रेथ। हैव द लास्ट ब्रेथ की मीनिंग होती है टू डाई, मरने से होता है। ठीक है, यानी कि आखिरी सांस लेना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। तो एक हैव द लास्ट ब्रेथ का एक और भी मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट के लास्ट में जीतना, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो रही है और अंत में एकदम जीतना, विक्टोरियस होना, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ये सही आंसर होगा। राइट, इन ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है बी अ चेयरफुल नेचर, बहुत ही हंसमुख नेचर का होना, चेयरफुल नेचर का होना। ठीक है, लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, हंसना जब कोई चीज़ समझ में आ जाए, यानी कि किसी चीज़ के समझने के बाद हंसना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। और फिर लिखा है टू क्रैक द फाइनल जोक। टू क्रैक द जोक का मतलब होता है जोक सुनाना, जोक करना। ठीक है, किसी को हंसाना। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैव द लास्ट ब्रेथ का सही मीनिंग होगा टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गुमेंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसके लिए बताना है कौन सा वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, और मैं अक्सर बार बार आपसे कहता हूँ कि आप वर्ड को एक्सप्लेन करके ही पढ़ा करिए। एक्सप्लेनेशन से कई सारे फ़ायदे हैं, एक तो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और दूसरा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जब वर्ड को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो वर्ड में क्लैरिटी आएगी, वर्ड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और जब एक बार वर्ड समझ में आ गया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल आप हिंदी ना पढ़ें, इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन पढ़ें, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करें कि वर्ड को अगर हिंदी में जानते हैं तो उसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को ज़रूर आप पढ़ा करें। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, बिल्कुल आसान सा है, जिसके मतलब जिससे होकर लाइट पास ना कर सके, तो जिससे पास ना हो सके उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओपेक। ठीक है ना, ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि जो चीज़ें क्लियर ना हो, अस्पष्ट, जिसके लिए यूज़ करते हैं
ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर मीनिंग हम यूज़ करते हैं जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो। डार्क और डल ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अ सडन रश ऑफ विंड। अच्छा, ये 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये सारे विंड के ही एक्सप्लेनेशन है अलग अलग, लेकिन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सडन रश ऑफ विंड, सडन रश ऑफ विंड का मतलब क्या है? अचानक बहुत ज़्यादा हवाएं तेज जब चलने लगती हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं गस्ट। ध्यान रखिएगा, गस्ट जो होता है बहुत अधिक मात्रा में हवाएं होती हैं और बहुत तेज़ी के साथ चलती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे गस्ट। गस्ट जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अ सडन स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन द अमाउंट एंड स्पीड ऑफ विंड। अमाउंट भी इंक्रीज होता है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है विंड की, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गस्ट। स्टॉर्म आपने नाम सुना होगा, स्टॉर्म बोलते हैं आंधी को, लेकिन आंधी होती क्या है? आंधी और तूफान में जब स्टॉर्म हम यूज़ करेंगे तो हमेशा बैड वेदर के लिए यूज़ होगा। बैड वेदर में हवाएं भी तेज चलेंगी, ठीक है, और उसमें लाइटनिंग हो सकती है, थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, या आपके साथ बारिश भी हो सकती है। तो बैड वेदर के लिए ही हमेशा हम यूज़ करते हैं स्टॉर्म। तो यहाँ पे बैड वेदर ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं हुआ है, तो स्टॉर्म नहीं होगा। देखिए स्टॉर्म के भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वेरी बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन ऑफन विथ थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर होती है और लाइटनिंग होती है, गरज होती है, बिजली भी चमकता है, ठीक है, और बारिश भी होती है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। गेल वर्ड तो आप जानते हैं, क्रिस गेल को जानते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड के लिए यूज़ करते हैं गेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। कुछ वर्ड को ना हम ऐसे ही याद कर लेते हैं नेमोनिक के थ्रू। नेमोनिक किसी वर्ड से मिलता जुलता, किसी के नाम से मिलता जुलता अगर वो वर्ड दिख रहा है तो उससे याद हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्रिस गेल, लंबे लंबे छक्के लगाता है, ठीक। इस वर्ड को देखते हैं, टाइफून क्या होता है? टाइफून जो होता है ना, ट्रॉपिकल एरिया में आने वाला ये तूफान होता है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम सुना होगा, कैप्रिकॉर्न नाम सुना होगा ज्योग्राफी में। तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। तो ट्रॉपिकल विंड तो दे नहीं रहा है, तो टाइफून नहीं होगा। गेल भी समझ गए आप, स्टॉर्म भी समझ गए। सही आंसर क्या होगा आपका? गस्ट, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है आप लोग जानते होंगे। एक्टिव वॉइस में जो होता है ना, वो इस वर्ब का डूअर इसका सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि लोगों ने इलेक्ट किया उन्हें मेयर, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। इन दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका होता है इस वर्ब को चेंज कर देना। यानी कि अगर एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना होता है तो आप चेंज किसको करते हैं? वर्ब का ही रूप होता है, जिसको एक एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जिसको एक पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो वर्ब के रूप को बदल दीजिए, इलेक्टेड को वॉज इलेक्टेड में चेंज कर दीजिए, वर इलेक्टेड में चेंज कर दीजिए, जो सेंटेंस होगा वही पैसिव वॉइस होगा। तो यहाँ पे देखें, वॉज इलेक्टेड एक यहाँ पे है, वॉज इलेक्टेड यहाँ पे है। इन दोनों में ये तो प्रेजेंट टेंस में हो गया, तो ये तो गलत हो गया। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका टेंस नहीं बदलता। जिस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस है उसी टेंस में आपका पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। नाउ यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्टिव केस हिम तो होता नहीं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ये होगा। अब जब मैंने कहा कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो ये सब्जेक्ट होता है ये इसका डूअर होता है। डूअर का मतलब इस एक्शन को करने वाले ये लोग हैं, लोगों ने उन्हें चुना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, इसने इस एक्शन को नहीं किया, वॉज इलेक्टेड। ये इलेक्ट जो किया गया ना, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। यानी इस एक्शन का इंपैक्ट इस पे अब पड़ रहा है, आप देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट किया गया है इसे इलेक्ट किया गया। ही वॉज इलेक्टेड मेयर, क्या इलेक्ट किया गया? मेयर इलेक्ट किया गया बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। आप इन चीज़ों में एक और चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में जो मीनिंग है वही मीनिंग पैसिव वॉइस में भी है। इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर दिया है, रूप को बस चेंज कर दिया है, मीनिंग दोनों की एक ही है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बड़ा थोड़ा सा घुमाऊ टाइप का होता है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग ना चेंज हो और ना ही उसका टेंस चेंज हो। चलिए पैराग्राफ जंबल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 1 और 6 नंबर को इंटैक्ट रखना है, इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। पी क्यू आर एस के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर इसका सेंस सीक्वेंस में नहीं है तो आप इसकी पोजीशन को चेंज करके एक सही सीक्वेंस में लाके सही सेंस निकाल सकते हैं। ठीक, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप चेंज करेंगे, अदरवाइज आप ऑप्शंस देख के सही आंसर को निशान लगा सकते हैं। तो इसमें पी क्यू आर एस का ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सीक्वेंस को बदलना पड़ेगा। ऑप्शन देख के आपको लग जाएगा कि इनके सीक्वेंस को बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है, इसका मतलब बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए, इसका मैंने एक कुछ तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। शॉर्ट ट्रिक्स में ये बताया था कि आपको एक पेयर मिलाना होता है। अगर 2 सेंटेंस के एक पेयर मिल गए ना तो ऑप्शंस में से बिल्कुल आसान हो जाएगा निकालना। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्डिनांड लिखा हुआ है, यानी कि एक नाउन है। फर्डिनांड रोज अप टू रिसीव द मैसेंजर, अपने मैसेंजर को रिसीव करने के लिए उठा। ठीक, अब फर्डिनांड के लिए प्रोनाउन आया होगा तो इस सब में प्रोनाउन यूज किया हुआ है, ही, यानी कि इनके बाद से इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। क्यू आर और एस में से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो क्यू आर और एस में से पी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, पी नहीं शुरुआत, एट द एंड ऑफ हिज अकाउंट। ये तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आते हैं तो लास्ट में यूज करते हैं। तो ये वाला आंसर निकल गया। बचा क्या, ये आर से या तो क्यू से। अब आर और क्यू में से देखिए कि कौन सा सटीक आंसर होगा। कह रहा है कि जब वो मैसेंजर को रिसीव करने के लिए उठा, तो अगर मान लीजिए कि हम क्यू मान रहे हैं, ही फेल ऑन हिज नीज एंड थैंक्ड हिम, अचानक उसे थैंक करेगा। कि ये चीज़ें जो होती है ना, थैंक करने वाला काम वो लास्ट में होता है, यानी कि ये सेंटेंसेस इनके बाद ही आया होगा। तो ये क्यू वाला आंसर आप निकाल दीजिए। बचा क्या, आर से ही अब सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब ये फर्डिनांड ने किया क्या, ही मेड हिम सिट ऑन अ लेवल विथ हिमसेल्फ, उसे बैठाया अपने लेवल में। मेड हिम सिट ऑन अ लेवल विथ हिमसेल्फ। फिर किया क्या, अब आर के बाद से या तो पी होगा या तो आर के बाद से एस होगा। आर के बाद से देखिए पी या तो आर के बाद से एस। अभी कुछ और भी चीजें बननी बाकी है। जब वो बैठाया तो फिर उसके बाद से ही लिसेंड, उसने सुना, न कि एट द एंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर के बाद से पी वाला ऑप्शन कट गया, तो जब पी वाला ऑप्शन कट गया तो सीधे यहाँ पे निशान लगा लीजिए, फिर आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समय बचाना है तो समय बचाने के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे आपको समझना है तो समझने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो जब उसने अपने लेवल में बैठाया तो उसे सुना, ही लिसनड टू द सर्कमस्टेंशियल अकाउंट ऑफ हिज वॉयज। उसकी जो वॉइस थी, वॉइस का मतलब होता है जो उसकी जर्नी थी, उसके बारे में उन्होंने सुना, सर्कमस्टेंशियल अकाउंट ऑफ हिज वॉयज। ठीक, तो ये आर के बाद से आपने एस को देख लिया। फिर इसके बाद से आप देखो, जब आंसर मिल गया तो पी को देखिए, एट द एंड ऑफ हिज अकाउंट ही वाज मूव्ड टू टीयर्स। लास्ट में यानी कि उसका यात्रा वृत्तांत इतना दुख भरा था कि वो रो दिया। हिज अकाउंट ही वाज मूव्ड टू टीयर्स। ठीक है, वो बहुत ही दुख से भर गया, यानी आंसू निकल आए। और फिर लास्ट में कह रहा है, ही फेल ऑन हिज नीज एंड थैंक्ड हिम, अपने घुटनों पर गिर गया और उसे थैंक किया। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज ना होता ना तो हम तो इसको लास्ट मानते, पी कहीं लास्ट में ये देखिए आया नहीं हुआ है, यानी क्यू के बाद से यहाँ पे पी आ जाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से सेंटेंसेस को एक के बाद एक मिलाना पड़ रहा है। तो बहुत ही आसान होता है, दिखने में बड़ा सा लगता है लेकिन चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। बी वाला निशान जिस पे लगाया होगा, यानी कि जिन्होंने बी पे निशान लगाया होगा, उसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन दूसरे से मिल रहा है। पूरे सेंटेंस को पढ़ लिए होंगे आप। यहां पे मैं बस सीधे बता देता हूं कि कौन सा पेयर एक दूसरे के साथ। देखिए यहां पे कंजंक्शन एंड है, एंड है तो किसी के साथ मिल रहा होगा। अब किसके साथ मिल रहा होगा, क्या क्यू के साथ पी मिल रहा है, क्या क्यू के साथ पी कोई ऑप्शन में भी, यहाँ पे क्यू के साथ पी ऑप्शन में, क्यू के साथ पी। देखिए व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एंड सर्टेन अदर चेंजेस, नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, यानी सेंटेंस समझ में भी नहीं आ रहा है। इसके साथ देखिए तो सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन एंड सर्टेन अदर चेंजेस, यहाँ पे आर के साथ पॉसिबिलिटी बन रही है, आर के साथ पी की। इसमें देखिए तो स्टेरिलिटी इंक्लूड्स एंड सर्टेन अदर चेंजेस, स्टेरिलिटी इंक्लूड्स सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन एंड सर्टेन अदर चेंजेस। ये कुछ अच्छा लग रहा है।
खैर बात करते हैं हम, अब चलते हैं हम शुरू से देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ, किसके सिम्टम्स, किसके लक्षण, सिम्टम्स ऑफ स्टेरिलिटी इंक्लूड, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीधे अगर हम एस पे आते हैं तो एस से सेंटेंस की शुरुआत यहीं पे होती है, और एस के बाद से अगर आर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड जो कर रहा है सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन एंड सर्टेन अदर चेंजेस, ये तो ठीक है। एस आर पी, एस आर, फिर उसके बाद से पी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कुछ और भी चीज़ें आगे आने वाली हैं। द सिम्टम्स ऑफ, ये एस आर तो समझ में आ रहा है, ठीक है, एस आर होगा 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 ही होगा, ये एस आर होगा, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होगा। इसमें से देखिए, इन दोनों में से कोई ऑप्शंस को देखिए। एस आर ये वाला भी हो सकता है, एस आर इसमें है नहीं तो ये वाला आंसर निकाल दीजिए, यानी कि क्यू पहले आने वाला है, क्योंकि इसको छोड़ेंगे कहाँ पे। अगर यहाँ पे क्यू लेते हैं तो क्यू यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो एस आर का जो सीक्वेंस है, एस आर का सीक्वेंस ये लास्ट में है, पी पहले आ रहा है, और पी पहले करेंगे और एस आर बाद में करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। यानी कि ये जो कंजंक्शन एंड होने वाला है, ये जो आर के साथ पी आने वाला है, ये उस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर हटा दीजिए, बचा आंसर ये। अब एक बार देख लेते हैं, लिखा हुआ द सिम्टम्स ऑफ व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड स्टेरिलिटी, जिसको पॉपुलरली हम जानते हैं किस नाम से, स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इंक्लूड्स सीरियस फॉरगेटफुलनेस, आप यानी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, एंड सर्टेन अदर चेंजेस, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सर्टेन अदर चेंजेस। क्लियर हो गई, सारी चीज़ आ गया। यानी क्यू से सेंटेंस की शुरुआत करी आपने, फिर उस बीमारी का नाम बता दिया स्टेरिलिटी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये चीज़ें शामिल होती हैं, और लास्ट में आ गया इन पर्सनैलिटी बिहेवियर, ठीक है, किसके बाद से, एंड सर्टेन अदर चेंजेस इन पर्सनैलिटी बिहेवियर, अदर चेंजेस इन पर्सनैलिटी बिहेवियर, आपके पर्सनैलिटी बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सही सेंस दे रहा है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। आइए इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। ये अंडरलाइन पार्ट को इन ऑप्शन से इंप्रूव कर देना है। अगर आपको लगता है कि इससे बेस्ट ऑप्शन ये है, इनमें से कोई एक है, तो आप उससे इंप्रूव कर दीजिए, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन लास्ट में डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, मतलब इतना ज़्यादा वो फेल हो चुका है कि वो बिल्कुल अब वेरी हो चुका है, थक गया है वो बिल्कुल। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर डिडंट ही, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग ये सेंटेंस के अंत में आता है हमेशा, एक टैग की तरह, पिछलग्गू की तरह। ये बनते कैसे हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम, यानी कि सेंटेंस हम पहचान लेते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस का जो वर्ब है यहाँ पे वॉज है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह ही यूज़ हो रहा है। तो जो भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसको हम निकाल लेंगे। आप निकाल लिया। अब सेंटेंस देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है कि निगेटिव। हमेशा क्वेश्चन टैग अपोजिट बनता है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, और अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव बनता। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा। फिर थर्ड इसकी प्रक्रिया जो होती है, हमेशा इसका जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे तो प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर नाउन दिया होता तब भी हम यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन ही यूज़ करते। तो ऑलरेडी यहाँ पे ही दिया हुआ है, ही आप लगा लीजिए। फोर्थ में हम करते क्या है, ये जो इसका वर्ब और नॉट जो है ना, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं, यानी कि इसका एब्रिविएटेड फॉर्म जो यूज होगा वॉजंट ही, इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। ये देखिए, इस क्वेश्चन ये आपके शीट में गलत दिया हुआ है, इसको सही जगह पे अंडरलाइन करिएगा, और फिर यहाँ पे जो गलती है, जो सिंस लिख दिया हुआ गलती से, तो यहाँ पे इसको भी चेंज कर लीजिएगा। व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ, पिछले मंथ से तुम इस वर्कशॉप पे कर क्या रहे हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब WH वर्ड से शुरू होता है ना, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। व्हाट हैव यहाँ पे करिए और यू को यहाँ पे कर दीजिए। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ, ये सही सेंटेंस होगा। अब ये जो ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सा सही होगा, व्हाट हैव यू डन तो होगा नहीं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है नरेशन से। डायरेक्ट नरेशन को ये इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज कर देना है। रूल सारे पता होंगे कैसे किस तरीके से चेंज करना है। नरेशन में हम चीज़ों को नरेट करते हैं। नरेट करने का मतलब किसी की कही गई बात को हूबहू दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। उसने सेंटेंस में क्या कहा है और वही सेंटेंस हूबहू दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखा जाता है कि जब किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उस समय वो बात पुरानी हो चुकी होती है, पास्ट की हो चुकी होती है। इसीलिए जिस टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी कि उस टेंस को हम पास्ट में बस बदल देते हैं। यानी जो भी टेंस होता है वो अपने पास्ट में चला जाता है, और वो तब जाता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो इसका मतलब ये भी जो सेंटेंस होगा वो अपने पास्ट में चला जाएगा। टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? इन दिनों तुम कहाँ रहे? आस्क द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने पूछा टीनू से, ठीक। ये टेंस जो है वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, कौन सा टेंस है? वेयर हैव यू बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे यूज हुआ है, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, और कहीं पे यूज नहीं हुआ है। यानी कि इन दोनों आंसर में से कोई एक आंसर होगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहेंगे वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, क्योंकि प्रिंसिपल पूछ रहा है टीनू से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो इसके तुरंत बाद आपने हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया। लेकिन जब उसकी बात को हूबहू दूसरों तक पहुंचाएंगे तो आप उससे तो क्वेश्चन करेंगे नहीं। जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो वेयर हैड यू बीन ऑल दीज डेज चेंज हो जाएगा दोज डेज में, ध्यान रखिएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। अब यहाँ पे ही कहाँ से आ रहा है? वेयर, ये जो सेकेंड पर्सन है ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड किससे पूछ रहा है? टीनू से, तो टीनू के लिए ही आ रहा है यहाँ पे, वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सेंटेंस इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जा रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। लास्ट में अगेन मैं क्लोज टेस्ट छोड़ रहा हूँ। क्लोज टेस्ट आप पे मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कमेंट्स नहीं आया है जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट बिल्कुल आप आसानी से कर रहे होंगे, और आसान है भी। जहाँ पे जो दिक्कत आएगी उस क्लोज टेस्ट को हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद से यानी कि सीजीएल टेस्ट पेपर 7 मैं आज ही अपलोड कर देता हूं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आप डाउनलोड करिएगा और फिर उसको उसी स्पीड में करने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, इन 25 क्वेश्चन को आप 12 से 13 मिनट में करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। 12 से 13 मिनट में बहुत ही आसान था है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट्स जो लगातार हम कर रहे हैं, अगर इसको आप करते रहे इसी स्पीड से, तो 12-13 मिनट में आसानी से हो जाएगा। और रेस्ट जो समय बचेंगे वो आप अपने मैथ में दे दीजिएगा, रीजनिंग में दे दीजिएगा, जो कि टाइम टेकिंग है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।